चलिए गाइस, आज हम देखेंगे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन टॉपिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमें देखना है कि कौन से और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इसमें से कौन सा ऑर्गेनली टेक पार्ट नहीं करता। उसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है क्या। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किस किस से बना हुआ है। तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, इससे किससे बना हुआ है वो देखना है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, सपोज ये हमारा एक सेल हो गया, ठीक है। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम आप सभी को पता है कि न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि न्यूक्लियस एक मैसेज भेजता है और वो मैसेज फिर पूरे उस मैसेज से हमारे जो सेल है उस सेल का पूरा काम चलता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही एक ऑर्गेनली अटैच है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER लिखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही लगा हुआ एक ऑर्गेनेली है जिसे हम कहेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसे गोल्जी बॉडी कहे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहो, गोल्जी एपरेटस कहो, एक ही है। और ये गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है कि वेसिकल्स बनाना, जैसे कि वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया। सपोज इसे हमने नाम दे दिया लाइसोसोम और इसे नाम दे दिया वैक्यूल, ठीक है। अभी इन सब का काम क्या है। तो जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं DNA या फिर क्रोमैटिन फाइबर। इसके अंदर क्रोमैटिन होता है, जो क्रोमैटिन है वो कुछ मैसेज बनाएगा, वो मैसेज चला जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उससे प्रोटीन या फिर लिपिड्स बनाएगा, फिर वो प्रोटीन और लिपिड्स बन के चला जाएगा गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी वो जो प्रोटीन लिपिड है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेगा और जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे भेज देगा। अगर जरूरत नहीं है तो वैक्यूल के पास स्टोर करके रख देगा। लाइसोसोम में कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से वो उसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं। इस तरह से एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट होने की वजह से इसे हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से हम इसे कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अभी ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें कौन कौन आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये 4 ऑर्गेनेलीज हैं। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है। देखना बच्चों, यहाँ पे नॉट दिया हुआ है। नॉट मतलब कौन सा नहीं है। इज कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। जैसे कि पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं। अभी दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये है। क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं आएगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडी का ही दूसरा नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। पेरोक्सिसोम है क्या, नहीं, पेरोक्सिसोम भी नहीं है। मतलब ऑप्शन में क्या होना चाहिए हमारा, B एंड D। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जैसे कि ए है क्या, ए तो किसी में है ही नहीं, तो ए वाले सारे ऑप्शन हटा दो, दो, तीन, ए वाले ऑप्शन हटा दिए, बचा हुआ एक ही है, 4 चेक करके देखो, B एंड D। तो इस तरह से आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, मतलब आपको कितने मार्क्स मिल गए, +4 मार्क्स आपको मिल गए। इतना आसान था। अभी दूसरा देखो, दूसरे इसमें क्या कहा है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच दूसरा क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन ऑफ सेल। विच फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन सेल, मतलब साइटोस्केलेटन हमारे सेल में क्या काम करता है इसके बारे में पूछा हुआ। साइटोस्केलेटन मतलब हमारे सेल का स्केलेटन, जैसे हमारे बॉडी में हड्डियां होती है वैसे सेल के अंदर भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2023, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब 2 साल पहले पूछा गया है।
देखिए पहला काम है प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं प्रोटीन सिंथेसिस तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। दूसरा है मोटिलिटी। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का काम तो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का होता है। न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन की तो कुछ बात ही नहीं है, न्यूक्लियर डिवीजन है तो वो न्यूक्लियस कराएगा, है कि नहीं। अभी बचा है ऑप्शन टू, तो इसका आंसर है ऑप्शन टू। मिल गए 4 मार्क। ठीक है, और 4 मार्क्स हमें मिल गए। नेक्स्ट, दूसरा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, तो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच करना है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर इन विच मिडल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म। ऑप्शन बी, acrocentric chromosome, centromere situated close to the end, forming a one short arm and one long arm. C. Submetacentric, centromere slightly away from the middle, forming one shorter arm and one longer arm. D. Telocentric chromosome, centromere at a terminal end. अभी हमें देखना है कि इसमें है क्या। किसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक, किसे कहते हैं मेटासेंट्रिक, किसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक, उसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा। उसके लिए मैं एक्सप्लेन करूंगी आपसे। देखिए, ये जो है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको पढ़ाया होगा। ये इसके आर्म्स होते हैं। ठीक है, ये वाले जो है इसे हम कहते हैं आर्म्स, और ये जो बीच में है इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ये आप सभी को पता ही होगा, बहुत ही सिंपल है। इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। देखिए, ये जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर की पोजीशन शिफ्ट होती रहती है। सपोज ये मिडल में है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अगर सेम है, एक ही जगह पे है, मतलब ये बीच में है, तो इसे हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। इसे हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। अगर ये सेंट्रोमियर की पोजीशन कुछ ऊपर की तरफ हो जाए, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाए, मतलब मिडल से थोड़ा सा दूर हो गया, तो इसे हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। इसे कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। और अगर ये सेंट्रोमियर की पोजीशन बहुत ही ज्यादा दूर हो जाए, तो इसे हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। इसे हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और जो सेंट्रोमियर है उसकी पोजीशन अगर ऐसे एंड पे आ जाए, टेल पे आ जाए, तो इसे हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। समझ आया 4 टाइप के क्रोमोसोम। अभी देखते हैं ऑप्शन में हमारा है क्या। पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब ये वाला क्रोमोसोम आएगा। कलर बदल लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, मेटासेंट्रिक मतलब ये वाला आएगा। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों भी सेम आने चाहिए, दोनों भी आर्म जो है वो आर्म सेम आने चाहिए। मेटासेंट्रिक का देखो ऑप्शन क्या है, सेंट्रोमियर इन द मिडल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म, बराबर है। तो फिर ए का ऑप्शन क्या आएगा, 1। सपोज ये 1 है तो एक ऑप्शन क्या आएगा, 1। देखिए इसमें एक ऑप्शन 1 किसमें, इसमें और इसमें। ठीक है, इसमें और इसमें है, तो मतलब थर्ड वाला और फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हमारा चला ही गया। अभी देखो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब ये वाला। एक्रोसेंट्रिक मतलब जो सेंट्रोमियर है बहुत ही एक साइड में चला जाए। सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन शॉर्ट आर्म एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। ठीक है, तो ये बराबर है। तो बी का ऑप्शन क्या होना चाहिए, 2। तो देखो यहाँ पे बी का ऑप्शन 2 है, बी का ऑप्शन 3 है, तो ये ऑप्शन हमारा चला गया। नंबर फोर्थ वाला बराबर है। अभी चेक करने के लिए देखते हैं सी वाला क्या है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक मतलब ये वाला। इसमें क्या है, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल फॉर्मिंग वन शॉर्ट आर्म एंड वन लॉन्ग आर्म, बराबर है। एंड डी वाला टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर एट अ टर्मिनल एंड। सेंट्रोमियर टर्मिनल एंड पे, टर्मिनल मतलब एंड पे है, तो इस तरह से हमें यहाँ से भी मिल गए 4 मार्क। देखिए बच्चों, इतना इजी होता है। सॉरी।
अभी फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या कहा? दिस स्टेटमेंट अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? उसके लिए सबसे पहले देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। सपोज जैसे मैंने पहले भी बता दिया था, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, उस आउटर मेम्ब्रेन से एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ आता है, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। के नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ईआर लिखूंगी मैं शॉर्ट में। देखो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आधे पोर्शन पे, ठीक है, आधे पोर्शन पे या कुछ पोर्शन पे ऐसे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स अटैच होने की वजह से, राइबोसोम अटैच है, राइबोसोम अटैच होने की वजह से देखिए ये रफ स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे पिंपल पिंपल आने के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे लिखते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो बचा हुआ है, जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं है, इसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे SER कहते हैं। जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम का मेन काम है कि प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा ये राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अगर राइबोसोम का काम ही प्रोटीन सिंथेसिस है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? ये भी क्या बनाएगा? तो प्रोटीन ही बनाएगा। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, वो स्मूथ है और ये फैटी एसिड बनाता है। ये क्या बनाता है? फैटी एसिड। तो चलिए, ये इंफॉर्मेशन से हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इसके बारे में क्या पूछा है? विच स्टेटमेंट अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। गलत पूछा है, सही नहीं पूछा। नीट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछते हैं। इनकरेक्ट मतलब गलत क्या है? पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, इसके बारे में पूछा गया है। कलर बदल लेती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? जो RER है, ठीक है, जो RER है, इसके बारे में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम अटैच टू ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच है, हाँ बराबर है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम। डिवॉइड मतलब नहीं होना, absence है उसमें। हाँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं है, बराबर है ये। इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER प्रेजेंट। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, तो नहीं, ये तो गलत बात है। प्रोकैरियोट में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों भी प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज साइड ऑफ लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस, जो फैटी एसिड है, उसे भी हम लिपिड सिंथेसिस कहेंगे। लिपिड सिंथेसिस मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करता है? लिपिड सिंथेसिस भी करवाता है। ये तीनों स्टेटमेंट बराबर है। हमें पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन है थर्ड। देखिए, इसमें से भी हमें 4 मार्क्स मिल गए। अभी फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाले में क्या कहा है? द कंसेप्ट ऑफ omnicellular omnicellular acellular regarding cell division was first proposed by। omnicellular acellular मतलब लाइफ एग्जिस्टिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये हमारी सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी में दिया हुआ एक स्टेटमेंट है, जिसे बताया था रूडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं।